सामंजस्य किया जा सके। इस प्रकार से उन्होंने इतिहास क्या करना चाहता है ये बताने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के माध्यम से इतिहास के दर्शन का यानी फिलॉसफी का, तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए और सिद्धांत से ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है। वह समाज को कैसे होना चाहिए यही आदेश करता है और यथार्थवादी सिद्धांत से ही इतिहासकार से कुछ अधिक नहीं ठहरता, क्योंकि यथार्थवाद इतिहास की संपत्ति है। वह चित्रित करता है कि इतिहास कैसा था या कैसा है, किंतु साहित्यकार न तो इतिहास करता है और न ही धर्मशास्त्र प्रणेता। इसको इन दोनों के कर्तव्य स्वतंत्र हैं। साहित्य इन दोनों की कमी को पूर्ण करने का काम करता है। मतलब जहां धार्मिक प्रवचनकर्ता कम पड़ता है या जहां इतिहासकार कम पड़ता है, वहां उन दोनों की कमी को पूर्ण करने का काम साहित्यकार करता है। उनके अनुसार साहित्य समय की वास्तविक स्थिति क्या है, इसको दिखाते हुए भी उसमें आदर्शवाद का सामंजस्य स्थिर करता है। दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग का एकीकरण साहित्य है। इसीलिए असत्य अघटित घटना पर कल्पना को वाणी महत्वपूर्ण स्थान देती है, जो निजी सौंदर्य के कारण सत्य पद पर प्रतिष्ठित होती है। उसमें विश्व मंगल की भावना उत्प्रोत रहती है। ऐसा प्रसाद जी ने समग्र वाङ्मय भाग 4 में लिखा है। अजातशत्रु प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है। यह नाटक 1922 ईस्वी में लिखा गया था। इस नाटक में उच्छृंखल राजशक्ति का पुरजोर विरोध किया गया था। इतिहास साक्षी है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब प्रांत के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी के दिन घटित हुआ था। भेदभावकारी रोलेट एक्ट का विरोध करते समय इस बाग में आयोजित सभा पर जनरल डायर नामक एक अत्याचारी अंग्रेज शासक ने अकारण गोलियां चलवा दी थी और जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की इस घटना ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। तो वह घटना एक जघन्य हत्याकांड ही थी। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का आरंभ बनी। निश्चित रूप से यह अंग्रेजी सत्ता की उन्मत्तता ही थी। इसकी तीखी प्रक्रिया समूचे भारत में दिखाई पड़ी। इस नाटक के अंत में अजात शत्रु भी बिंबिसार से कहता है, अपने पिता बिंबिसार से कहता है, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मिला था केवल जंगलीपन की स्वतंत्रता का अभिमान, अपने को विश्व भर में स्वतंत्र जीव समझने का झूठा आत्मसम्मान, जिसके कारण मैंने इतनी हत्याएं की। कहना न होगा कि यह टिप्पणी उस ब्रिटिश शक्ति के लिए थी जो खुद दुनिया में स्वतंत्रता का सर्वाधिक हिमायती मानती थी, लेकिन इस घटना ने उसके इस झूठे दंभ को की पोल खोल कर रख दी। वह शक्ति जो एक शांतिपूर्ण प्रतिवादी सभा के प्रतिवाद को सहन नहीं कर पाई, उसे किस आधार पर दुनिया की सर्वाधिक स्वतंत्रता प्रिय शक्ति माना जा सकता है। 1928 में लिखे गए स्कंदगुप्त नाटक में भी देश प्रेम और राष्ट्रीयता का भाव प्रधान है। प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र ने तो स्कंदगुप्त को एक प्रकार से प्रसाद द्वारा लड़ा जाता हुआ राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम बताया है, जो साहित्य के द्वारा लड़ा जा रहा था, और यह प्रसाद जी की सबसे प्रिय नाट्यकृति भी है। इतिहास का एक सत्य यह भी है कि अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया था जो स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की आलोचना करता था और अंग्रेजों की चाटुकारिता में जुड़ा हुआ था। स्कंदगुप्त में भट्टार्क की मां कमला भारत भूमि के उद्धार की आकांक्षा को महत्व देते हुए कहती है, भट्टार्क, तेरी मां को एक ही आशा थी कि मेरा पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करेगा और मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा रहेगा। परंतु हाय, वह अपने पुत्र को देशद्रोही और निंदनीय कहती है। दूसरी तरफ स्कंदगुप्त अपने संवाद में कहते हैं, आर्य, इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, इसके लिए आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य व स्वदेश सेवा से कभी विचलित नहीं होगा। आगे चलकर इसी नाटक में एक सैनिक पात्र हुणों की चढ़ाई काल को राष्ट्र का आपत्ति काल कहता है। वह यवन सभ्यता की द्वारा पाश्चात्य सभ्यता की निंदा करता है।
यवन सभ्यता की निंदा के द्वारा पाश्चात्य सभ्यता की निंदा करता है और भट्टार्क से कहता है कि यवनों से उधार ली गई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी प्रकार पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़ करके कोई नागरिक वेश्या के चरणों में गिरे। देश पर बर्बरहुणों की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज्ज आमोद शर्वनाग विजय से कहता है, शर्वनाग नाम का पत्र विजय से कहता है, देश पर एक भीषण आतंक है। देश के प्रत्येक बूढ़े और युवक को देश की भलाई के लिए लगना होगा। विजया मातृगुप्त उर्फ कालिदास को संबोधन गीत गाने का अनुरोध करती कहती है, सुकवे शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े, अब एक बार उद्बोधन गीत गा दो। भारतीय नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाएं। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र कांप कर रह जाए। अंगड़ियां लेता मुचुकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़े। अंततः स्कंदगुप्त के नेतृत्व में लड़ते हुए सभी अजेय हुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रसाद के नाटकों में चंद्रगुप्त सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी नाटक है। प्रसाद ने इसे 1931 में लिखा। ऐतिहासिक दृष्टि से इसके पहले का कुछ समय भारत के लिए त्रासद समय के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत इस समय हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेज तो भारतीय मानस के बीच इसी प्रकार का धार्मिक विभाजन चाहते थे। बांटो और राज करो ये उनकी नीति थी, विभाजित करो और राज करो ये उनकी नीति थी। और यही नीति उनके साम्राज्य का शासन का प्रमुख आधार बनी थी। केवल 1925 में ही, एक वर्ष में ही संपूर्ण देश में 16 दंगे हुए थे। 1926 का कोलकाता का दंगा तो मानवता को शर्मसार करने वाला था। गांधी जी इस घटना से बहुत परेशान हो चुके थे। इसी क्रम में गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर स्वराज्य प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रसाद जी भी इन घटनाओं के साक्षी थे। वे इस विभाजित मानसिकता से बहुत चिंतित थे। तभी तो चंद्रगुप्त नाटक को लिखते हुए उनकी चिंता स्पष्ट तौर पर उजागर हो जाती है। नाटक के प्रारंभ में ही चाणक्य सिंहरन से कहते हैं, मालव और मगध को भुलाकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी आत्मसम्मान मिलेगा। और इसी प्रभाव में वह अलका से भी कहते हैं कि मेरा देश समग्र आर्यावर्त है, केवल मालव या मगध नहीं। सांप्रदायिकता की समस्या को इंगित करते हुए प्रसाद ने अत्याचारी शासक नंद के बारे में एक नागरिक के मुख से कहलवाया है, वह सिद्धांतहीन नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बन करके दोनों संप्रदायों में भेद नीति चला करके अपना बल संचय करता है। मूर्ख जनता धर्म की ऊट में नचाई जाती है। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद ने पराधीनता की विडंबना को करीने से व्यंजित करने की सफलता पाई है, सफल प्रयास किया है। इस नाटक का पात्र अलका पर्वतेश्वर से एक जगह कहती है, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। चंद्रगुप्त इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहां से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ देना है। यहां पर जिस प्रकार का अर्थ व्यापक है, ज्ञात है कि इस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों ने अंग्रेज शासकों को बुरी तरह से परेशान करके रखा था। गांधी जी के आंदोलन के समांतर ही क्रांतिकारी आंदोलन पूरे जोश खरोश से संपूर्ण देश में फैला हुआ था। क्रांतिकारियों ने गांधी जी की नीतियों की असहमति जताते हुए स्पष्ट कहा था, अहिंसक असहयोग आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। आप एक प्रयोग के लिए 1 वर्ष चाहते थे, अब इस प्रयोग को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। अंग्रेजों का दमन बढ़ता ही जा रहा था। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए देश भर में भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज करवाया। इस लाठीचार्ज से बुरी तरह से घायल होकर के लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई। इस मृत्यु से आहत होकर के उनके शिष्य मंडली, लाला लाजपत राय जी नेशनल कॉलेज और डीएवी कॉलेज लाहौर में अध्यापक थे और उनकी शिष्य मंडली में जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह थे, इन लोगों ने अपने गुरु की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर के 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को मार डाला था।
इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी उन्हें पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान दिल्ली में स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली, जिसको लोकसभा हम कहते हैं, उस या संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 के दिन अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए बम के धमाके दिए और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। अंततः इन्हें 23 मार्च 1931 को 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव थापर जी के साथ फांसी दी गई। इस घटना से समूचा देश आक्रोशित हो गया। यह सब घटनाएं कहीं न कहीं प्रसाद जी के मन में घुमड़ रही थी, इसलिए वे क्रांतिकारियों की हिमायत करते हुए अस्त्र शस्त्र शक्ति के बल पर जोर कर देते हुए लिखते हैं, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शस्त्र की है। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नाटक में राक्षस जो नंद का अमात्य था, वह चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ करके सिंहासन पर बैठाता है। तब चाणक्य मगध के लोगों को स्वतंत्रता का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियम का मूल है। आज जब कट्टरतावादी ताकतें अपनी अहमन्यता से भरी हुई हैं और अपने नियमों और प्रतिबंधों को दूसरों पर जबरदस्ती लादने के लिए आमादा हैं, तब इस कथन के मायने को प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए चाणक्य के संवाद को समझना पड़ेगा और प्रासंगिक मानना पड़ेगा। इन अर्थों में प्रसाद जी एक योग चेता साहित्यकार थे। साहित्य भी वही कालजयी होता है जिसमें एक बड़े जमाने की समस्याएं अंतर्निहित होती हैं, और इन अर्थों में प्रसाद जी के नाटक सर्वथा सफल रहे हैं। भले ही उनके नाटक मंच पर उतना खेले नहीं गए, लेकिन पाठ्य नाटक होने के कारण ये रंगमंच पर सफलता से खेले नहीं गए, लेकिन सफलता से पढ़े तो गए। ये सच्चाई है। इस नाटक में प्रसाद जी की काव्य प्रतिभा के भी दर्शन होते हैं। जब राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान करते हुए नाटक के अंतिम यानी चौथे अंक में क्रांतिकारी आह्वान गीत लिखते हैं, जिसको हम जागरण गीत भी एक प्रकार का कह सकते हैं या संचलन गीत भी कह सकते हैं सेना का। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोचलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण दिव्यता हसी, सपुत्र अमात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। इस तरह अतीत प्रसाद के लिए प्रदत्त या पुरातत्व की दृष्टि से खोद कर निकाला गया मात्र ही नहीं, अपितु वह साम्राज्यवाद के दौर में हतदर्प जाति के लिए, जिसका गर्व नष्ट हो चुका है, ऐसी हिंदू जाति के लिए सांस्कृतिक स्तर पर उत्तेजना और प्रेरणा का विषय भी बना है। और सच यह भी है कि इन नाटकों की प्रासंगिकता हमारे आज के समय में भी है। स्वतंत्रता पूर्व की तमाम दिक्कतें और मानसिक संकीर्णताएं आज भी ज्यों की त्यों हैं। विभाजनकारी शक्तियां आज भी देश को छिन्न भिन्न करने के लिए सक्रिय हैं। ऐसे में प्रसाद जी के नाटक आज भी समकालीन लगते हैं और हम उनसे प्रेरणा प्राप्त कर करके साथ साथ सावधान भी हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, प्रसाद जी ने राज्यश्री नाम का जो नाटक लिखा है, उस नाटक में उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन, जो भारत का अंतिम बौद्ध सम्राट था, उसकी बहन राजश्री पर हुए अत्याचारों के कारण उसने उसकी बहन के पति के हत्यारों को मार डाला और दुनिया में एकमात्र ऐसा जोड़ा है जो भाई बहन की दृष्टि से एक ही राज्य सिंहासन पर बैठा।